दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारे आसपास हर जगह है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब रोजमर्रा की ऐसी चीजें जिन्हें हम ग्रांटेड ले लेते हैं। वही तो, अगर कल्पना की जाए तो एक तरफ खेत में लहराता हुआ गन्ने का हरा पौधा है और दूसरी तरफ हमारी रसोई में रखी चमकती हुई सफेद चीनी। बिल्कुल। और गन्ने से चीनी निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, वही आज का हमारा मेन टॉपिक है। सेपरेशन। राइट। या फिर किसी ब्लड टेस्ट के बारे में ही सोच लीजिए। खून की सिर्फ कुछ बूंदें ली जाती हैं और उन्हीं बूंदों से मलेरिया जैसी बीमारी का पूरा राज खुल जाता है। सही बात है। देखा जाए तो ये सब किसी जादू जैसा लगता है, पर असलियत में ये प्योर साइंस है। एकदम, जैसे नेचर के इतने कॉम्प्लेक्स जाल से हमने अपने मतलब का जवाब निकाल लिया हो। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन को अच्छे से समझना। और मैं बता दूं कि ये विषय सिर्फ किसी स्कूल की लैबोरेटरी तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े कारखाने यानी लार्ज स्केल फैक्ट्रीज भी इन्हीं सेपरेशन मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं। ओह वाओ, मतलब रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए। हाँ, जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल और जीवन बचाने वाली मेडिसिन तक सब कुछ इसी सेपरेशन विज्ञान की देन है। तो चलिए इसको डीकोड करते हैं। पर इन तकनीकों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस तरीके के मिक्सचर्स के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमें स्कूल के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जाना होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हाँ, जैसे चीनी और पानी का घोल एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब वो पूरी तरह घुल जाता है। सही कहा। वहाँ चीनी के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच इतनी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि आप उन्हें अलग अलग देख ही नहीं सकते। हर घूंट में एक जैसी मिठास आती है। अच्छा, और अगर मैं पानी में रेत यानी सैंड मिला दूं? तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। रेत के कण कभी पानी में घुलेंगे नहीं। राइट, क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है, तो वो थोड़ी देर बाद ग्लास के बॉटम में बैठ जाते हैं और हमें साफ लेयर्स दिखती हैं। एग्जैक्टली। और बड़ी फैक्ट्रीज में इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर को मशीनरी में डाल दिया तो ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की ही बात करें तो सिर्फ चीज़ों को मिलाना ही काफ़ी नहीं होता ना, उनकी मात्रा यानी क्वांटिटी का भी तो कोई असर होता होगा। बहुत बड़ा असर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को साइंस में कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। जरूर। इसे किसानों के एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं। जब फार्मा अपने खेत में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक छिड़कता है, तो वो सीधे पाउडर नहीं डालता। हाँ, उसे पानी में मिलाना पड़ता है एक तय कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। बिल्कुल। अगर पानी में पेस्टिसाइड कम रह गया तो कीड़े नहीं मरेंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी। और अगर गलती से ज्यादा डाल दिया तो फसल तो जल ही जाएगी। साथ ही मिट्टी और आसपास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कंसंट्रेशन निकालना बहुत जरूरी है। ओ, मतलब थोड़ी सी मैथ्स आनी जरूरी है यहाँ। हाँ, पर बहुत बेसिक वाली मैथ्स। जैसे पहला तरीका है मास बाय मास परसेंटेज। इसे एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझाइए ना, जैसे मिल्क पाउडर का पैकेट। हाँ, परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर मिल्क पाउडर के पैकेट पर लिखा है कि इसमें प्रोटीन 4% मास बाय मास है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर 100 ग्राम पाउडर में 4 ग्राम प्रोटीन घुला हुआ है। अच्छा, ये तो काफी सिंपल था। पर अगर दोनों चीजें लिक्विड हों तो तब तो हम ग्राम में वजन नहीं नापेंगे ना। वहां हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे आप हॉस्पिटल्स में बहुत देखती होंगी। आप वो 5% ग्लूकोज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? सही पकड़ा आपने। उसका मतलब होता है कि हर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। एक तरफ हमने ग्राम लिया और दूसरी तरफ मिलीलीटर। ओके, समझ गई। तो मिक्सचर बनाना तो हम सीख गए, पर मेरा सवाल ये है कि इन घुली हुई चीजों को वापस बाहर कैसे निकालें? यहीं पर असली साइंस शुरू होती है। अगर आपको घुली हुई ठोस चीज यानी सॉलिड को वापस शुद्ध रूप में निकालना है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स बनाना। हाँ, इसमें हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, यानी एक ऐसा घोल जिसमें आप और ज्यादा सॉलिड नहीं घोल सकते। अच्छा। जब उस घोल को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हमें पूरी तरह से प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। जैसे समुद्र के पानी से नमक बनाना। वेट, यहां मुझे थोड़ा डाउट है। पर अगर मुझे पानी में से ठोस चीज निकालनी ही है, तो मैं पानी को गैस पर उबाल कर यानी इवेपोरेशन से भी तो निकाल सकती हूँ ना।
अरे आप इवेपोरेशन यूज तो कर सकती हैं, पर वहां पूरी कहानी नहीं मिलती। बात और भी दिलचस्प हो जाती है यहाँ। वो कैसे? देखिए, जब आप पानी को उबालती हैं तो पानी तो उड़ जाता है, पर उस घोल में अगर धूल या बाकी इंप्यूरिटीज घुली हुई हैं तो वो सब उस ठोस पदार्थ के अंदर फंस जाती है। ओह, मतलब जो मुझे मिलेगा वो 100% प्योर नहीं होगा, अशुद्धियां साथ रह जाएंगी। एग्जैक्टली। पर क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। जब गर्म घोल ठंडा होता है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सिर्फ अपने जैसे प्योर मॉलिक्यूल्स के साथ ही जुड़ते हैं। आई सी। तो वो अपना एक एक्सक्लूसिव ज्योमेट्री वाला आकार बना लेते हैं। हाँ, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उस स्ट्रक्चर में कचरे के लिए जगह ही नहीं होती। ये सच में कमाल की बात है। इसे तो हम घर पे भी देखते हैं ना, जैसे जब हम चाशनी को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो शुद्ध मिश्री बन जाती है। सही बात है, मिश्री बनाना क्रिस्टलाइजेशन का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चलिए, सॉलिड और लिक्विड तो अलग हो गए, पर अगर दो लिक्विड आपस में पूरी तरह मिक्स हो गए हों तब क्या होगा? अगर दो लिक्विड्स घुल गए हैं तो हम डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि का आविष्कार इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन, इसमें क्या करते हैं? दोनों लिक्विड्स को उबालते हैं। हाँ, पर इसकी एक शर्त है। दोनों लिक्विड्स के उबलने के तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। अच्छा। तो अगर एसीटोन और पानी का मिक्सचर है तो क्या होगा? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट करीब 56 डिग्रीज होता है और पानी का 100 डिग्रीज। तो जब हम घोल को गर्म करते हैं तो 56 डिग्रीज आते ही एसीटोन भाप बनने लगता है, जबकि पानी वैसा ही लिक्विड फॉर्म में रहता है ना? बिल्कुल। फिर उस एसीटोन की भाप को एक ठंडी ट्यूब से गुजारा जाता है, जिसे कंडेंसर कहते हैं। वहां वो भाप वापस लिक्विड बन जाती है और एक अलग बर्तन में जमा हो जाती है। ये तो लैब की बात हुई, पर बड़े कारखानों में जहाँ बहुत सारे लिक्विड्स मिक्स होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल में, वहां रिफाइनरीज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करती हैं। एक बहुत ऊंची टावर होती है। हाँ, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस वापस लिक्विड बनती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब एक ही टावर से निकल आते हैं। सही कहा। और आपको पता है, डिस्टिलेशन में भारत का एक बहुत ऐतिहासिक योगदान रहा है। अच्छा, वेट, आप उस कन्नौज वाले तरीके की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, कन्नौज का देग भभका मेथड। सदियों से वहां ताजे फूलों से शुद्ध इत्र यानी परफ्यूम निकालने के लिए यही ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल होती है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। उसमें तांबे के बड़े बड़े मटके होते हैं जिन्हें देग कहते हैं, और उन्हें मिट्टी से पूरी तरह सील कर देते हैं ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। बिल्कुल। तांबे के बर्तन आग की गर्मी को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब फूलों के ऑयल्स भाप के साथ उड़ते हैं तो वो एक बांस की नाली से दूसरे बर्तन में जाते हैं, जिसे भपका कहते हैं। और वो भपका ठंडे पानी में रखा होता है, बिल्कुल आधुनिक कंडेंसर की तरह। वही तो, भाप ठंडी होती है और हमें दुनिया का सबसे शुद्ध इत्र मिल जाता है। सच में इंडियन ट्रेडिशनल साइंस बहुत एडवांस थी। पर चलिए अब इसे एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। जरूर। क्या होगा अगर मिक्सचर इतना सेंसिटिव हो कि उसको गर्म ही नहीं कर सकते? जैसे स्याही यानी इंक, उसमें से अलग अलग रंग निकालने हो तो? वहां हम पेपर क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। पेपर क्रोमैटोग्राफी, इसमें एक स्पेशल फिल्टर पेपर पर स्याही की एक बूंद लगाते हैं ना? हाँ, और पेपर के निचले सिरे को पानी या 2% नमक के घोल में डुबा देते हैं। और फिर पानी धागे की तरह पेपर पर ऊपर चढ़ने लगता है। सही कहा। इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो जो रंग पानी में ज्यादा घुलने वाला होता है वो तेजी से पानी के साथ ऊपर निकल जाता है, और जो रंग भारी होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। थोड़ी ही देर में काली स्याही से हरे, नीले और लाल रंग की स्ट्राइप्स दिखने लगती हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। पर अगर मिक्सचर खून यानी ब्लड का हो तो पेपर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खून एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें लिक्विड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। वाला प्रिंसिपल लगता है ना, जैसे किसी चीज को रस्सी से बांधकर तेजी से घुमाओ तो वो बाहर की तरफ भागती है। एकदम वही कॉन्सेप्ट। ब्लड टेस्ट के टाइम टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखते हैं। ये मशीन मिनट भर में हजारों बार घूमती है। ओह, और इतनी तेजी से घूमने पर भारी पार्टिकल्स यानी ब्लड सेल्स सबसे नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हाँ, और हल्का प्लाज्मा ऊपर तैरता रहता है। इससे डॉक्टर्स आराम से बीमारी पकड़ लेते हैं। चलिए इसको एक और रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर नालों में कीचड़ वाला मडी पानी आता है। हाँ, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का प्रॉब्लम। वहां मिट्टी के कण इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी निकल जाएंगे। हाँ,
और वो खुद ब खुद नीचे भी नहीं बैठते। मेरी दादी हमेशा उस पानी में फिटकरी घुमाती थी। दादी का नुस्खा बिल्कुल साइंटिफिक था। इसे साइंस में कोएगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। तो क्या फिटकरी डालने से मिट्टी के कणों की केमिस्ट्री बदल जाती है? समझ लीजिए, असल में मिट्टी के इन छोटे कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और जुड़ नहीं पाते। ओह, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एग्जैक्टली। जब आप पानी में फिटकरी यानी एलम डालती हैं, तो फिटकरी पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयंस छोड़ती है। ये आयंस मिट्टी के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा। जब उनका चार्ज खत्म हो गया, तो वो कण आपस में टकराकर चिपकने लगते हैं और चिपककर इतने भारी हो जाते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं। और ऊपर आपको मिल जाता है बिल्कुल शुद्ध पानी। है ना मजेदार? वैसे इन कणों के आकार का एक और बहुत फेमस इफेक्ट है जो लाइट से जुड़ा हुआ है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अरे, आप टाइंडल इफेक्ट की बात कर रही हैं? बिल्कुल। टाइंडल इफेक्ट भले ही नाम से कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसको तो हमने बहुत देखा है। हाँ, जब किसी कोलॉइड या ऐसे मिक्सचर से रोशनी गुजरती है जिसके कण थोड़े बड़े हों, तो वो कण उस रोशनी की किरण को चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसी डार्क रूम में छत के छेद से आती रोशनी की किरण। सही बात है। उस रोशनी की किरण में तैरते हुए धूल के कण साफ दिखाई देते हैं और लाइट का पूरा रास्ता चमक जाता है। या फिर किसी बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में रात को जब बड़ी फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, तो हवा में धूल की वजह से लाइट्स का बीम आसमान तक दिखता है। बिल्कुल वही टाइंडल इफेक्ट है। बस ध्यान रहे कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस में, जैसे चीनी पानी में, कभी नहीं दिखता, क्योंकि उनके कण बहुत छोटे होते हैं। चलिए, इतनी सारी डीप बातें हुई हैं, तो क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन और क्विज हो जाए। अच्छा आइडिया है। तो समरी में होमोजीनस और हेट्रोजीनस का फर्क तो साफ है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है घुलने वाली चीज की तय मात्रा, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब गरम सैचुरेटेड घोल को ठंडा करके शुद्ध क्रिस्टल्स निकालना। डिस्टिलेशन तब काम आता है जब बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज्यादा फर्क हो। और कोएगुलेशन मतलब फिटकरी से कणों को चिपकाकर भारी करना। तो अब चलते हैं क्विज की तरफ। मेरा पहला सवाल, एसीटोन और पानी को अलग करने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? ये तो मैं ही बता दूंगी। डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के उबालने के तापमान में काफी फर्क होता है। सही जवाब। और दूसरा सवाल, टाइंडल प्रभाव किन मिक्सचर्स में दिखता है? वो दिखता है कल्लोइड्स में, जैसे हवा और धूल, या स्टार्च और पानी के मिक्सचर में, शुद्ध घोल में नहीं। परफेक्ट। अब आखिरी सवाल, खून के भारी सेल्स को अलग करने वाली तेजी से घूमने वाली मशीन को क्या कहते हैं? दोस्तों, क्या आपने गेस किया? जी हाँ, उसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, मिक्सचर को अलग करने की ये सारी तकनीकें सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। खेती से लेकर फैक्ट्रीज और हमारी रसोई तक हर जगह इनका असर है। सही बात है। इनके बिना हमारी आधुनिक जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ सकती। पर दोस्तों, आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ जो सबसे अलग है। हाँ, क्योंकि हमने फैक्ट्रीज और केमिकल्स की बहुत बात कर ली। वही तो। जरा सोचिए, नेचर यानी प्रकृति खुद इस दुनिया की सबसे बड़ी सेपरेटर है। इसमें कोई शक नहीं। हमारे शरीर के अंदर ही देख लीजिए, हमारी किडनीज हमारे खून से जहरीले कचरे को फिल्टर करके अलग करती हैं। और हमारे लंग्स हवा के उस बड़े मिक्सचर से सिर्फ ऑक्सीजन अलग करके हमारे खून में मिलाते हैं। और ये सब बिना किसी बिजली या भारी मशीन के चुपचाप हो रहा है, एक नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से। एग्जैक्टली। तो क्या हम इन नेचुरल मेथड से प्रेरणा ले सकते हैं? जरा सोचिए, आज की सबसे बड़ी समस्या, जैसे महासागरों में तैरते हुए माइक्रोप्लास्टिक्स, क्या हम आने वाले वक्त में नेचर के इन सेपरेशन तरीकों से सीखकर पानी से इन खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स को अलग करने का कोई सस्टेनेबल तरीका ढूंढ पाएंगे? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। विज्ञान वही है जो नेचर से सीखे। सही कहा। तो इस विचार पर आप लोग अकेले में जरूर सोचिए, अपने आसपास के मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन